अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज भी पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान पंजाब का बजट पेश नहीं हो सका है। आज का इजलास भी शोर शराबे हंगामा आराई की नज़र हुआ। कल जिस तरह से मुलतवी होता रहा, तकरीबन 8 घंटे के बाद इजलास थोड़ी देर चला और उसके बाद अता तारड़ के मामले के ऊपर वो इजलास जो है ख़त्म हो गया। अता तारड़ बाहर भी चले गए, लेकिन उसके बावजूद कल भी बजट पेश नहीं हुआ। आज भी 1 बजे का वक्त दिया गया था दोपहर में, लेकिन इस वक्त 10 बज चुके हैं। और आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई है कि गवर्नर पंजाब ने ये जो इजलास था इसको बर्खास्त कर दिया और कल ऐवान इकबाल में 3 बजे ये इजलास तलब किया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से। और उसके थोड़ी देर के बाद स्पीकर ने ये इजलास शुरू कर दिया और स्पीकर की जानिब से जो अवैस लगारी साहब है, सूबाई वज़ीर, उनको कहा गया कि आप बजट पेश करें, जिस पर अवैस लगारी ने कहा कि जो इजलास है वो बर्खास्त हो चुका है, लिहाजा अब हम बजट पेश नहीं करेंगे। उसके बाद जितने भी हुकूमती रहनुमा थे, हुकूमती वज़रा थे, वो उस ऐवान से उठ के बाहर चले गए और उसके बाद स्पीकर ने भी इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। ये मुअम्मा बन चुका है। जो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, हुकूमती रहनुमा उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ना IG पंजाब पेश होंगे, ना चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो इस ऐवान के अंदर पेश होंगे। सवाल ये है कि क्या स्पीकर का ये इस्तेहकाक है कि वो IG और चीफ सेक्रेटरी को इस तरह से तलब करे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और पंजाब का ये जो मामला है ये कहाँ पर जाकर रुकेगा, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है कि 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक बजट पेश नहीं हुआ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई है। कल भी उन्होंने तनकीद की, आज एक मरतबा फिर की है और शायद इसी वजह से आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वजाहती प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं कि जितनी भी तनकीद की जा रही है, जितने इल्ज़ामात इस इदारे पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म की प्री पोल धांधली जो ज़िमनी इंतखाबात से पहले जिसके बारे में PTI रहनुमा इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसके अंदर मुलविस नहीं है। इस मामले को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर कानूनी पहलू जो है वो किस तरह से पूरा होगा, यानी क्या स्पीकर के होते हुए गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो इस तरह से इजलास को बर्खास्त कर सकें, ये जानने की कोशिश करेंगे। कल ऐवान इकबाल के अंदर ये बुलाया गया है। पहले जब मना किया गया था कि इजलास नहीं बुलाया जाएगा हमजा शहबाज साहब की वोटिंग के दौरान, तो ये कहा गया था कि असम्बली का ऐवान जो है वो उधर मुरम्मत हो रही है, इसलिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन इस वक्त ऐवान भी मौजूद है, स्पीकर भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अब इजलास कल ऐवान इकबाल में करने की तैयारियां जो हैं वो की जाएंगी, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने ऐवान इकबाल के अंदर असम्बली का इजलास बुला लिया। हमारे साथ मौजूद है जी रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम साहब, डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर कानून अहमद पनसौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अहमद पनसौता साहब, ये जो थोड़ी सी कानूनी सवालात हैं ये ज़रा मैं चाहूँगी कि आप क्लियर कर दें आगाज़ में ही। स्पीकर के होते हुए क्या गवर्नर पंजाब इस तरह से इजलास को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही देखा है कि स्पीकर ही इजलास को शुरू करते हैं और स्पीकर ही इजलास जो है वो इख्तिताम तक पहुँचाते हैं, लेकिन ये एक नई चीज़ हमने देखी है। क्या गवर्नर के पास ये इख्तियार है? जी थैंक यू जी। गवर्नर के पास ये इख्तियार उस सिचुएशन में है अगर स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो अपने फराइज जो है वो सरंजाम ना दे रहे हों या उनको उनकी एब्सेंस में ही कैन ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ दैट। बट इस तरह से जिस तरह यहाँ पर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अमल जो है थोड़ा गैर आईनी है और इसकी कोई आइन में गुंजाइश मौजूद इस तरह से नहीं है जिस तरह इसको किया जा रहा है। सो यस, वो नहीं है जो इसको स्पीकर को गवर्नर को इस्तेमाल करके है। दूसरा, आपने जहां तक समनिंग की बात की थी, बिल्कुल स्पीकर नेशनल असेंबली इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस एंड ही इज ऑब्वियसली वेस्टेड विद इमेंस पावर्स, और उन पावर्स में से एक पावर मौजूद है कि अगर वो किसी ऑफिसर को या किसी को समन करते हैं, वो एज कस्टोडियन ऑफ हाउस ही इज विद इन हिज राइट्स टू समन द पीपल एंड वो सही। अच्छा पनसौता साहब, ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि इजलास असम्बली हॉल में तलब नहीं किया गया पंजाब का, बल्कि ऐवान इकबाल के अंदर तलब किया गया है। माजी में अगर हम देखें, जिस वक्त वज़ीर आला के लिए वोटिंग होनी थी, उस वक्त ये कहा गया कि असम्बली हॉल जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ पर मरम्मत का काम जारी है, इसलिए हम थोड़ा मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तो असम्बली हॉल भी मौजूद है, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि असम्बली हॉल के होते हुए, दस्तयाब होते हुए किसी और जगह पर इजलास बुला लिया जाए? लेकिन अगर तुम मरम्मत की वजह से करना है तो मरम्मत पता नहीं किस चीज को मरम्मत
कहते हैं तो मेहमान की मुरामत है वो तो हर वक्त 24/7 जारी रहती है, बट असेंबली का इजलास इन द प्रेजेंस ऑफ द असेंबली की मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि ऐवान इकबाल में करना एक मुनासिब अमल है, जस्ट बिकॉज कि आपने बजट का इजलास जो है वो करना है और बजट पास करना है और उसको यू जस्ट हैव टू बुलडोज इट थ्रू। आप सबसे पहले गवर्नर की जगह उसको स्पीकर की जगह गवर्नर को ला रहे हैं, एंड सेकेंडली आप उन प्रेमिसेस से बाहर लेके जा रहे हैं। इस तरह तो फिर कल को कोई अगर एग्जिस्टेंस होगी तो सीसीपीओ साहब कहेंगे जी मैं अपना दफ्तर जो है वो शिफ्ट कर लेता हूँ न्यूयॉर्क में, सिमिलरली हमारे कोई भी एसएचओ उठेगा वो कहेगा जी मेरा कोई सब दफ्तर जो है वो हमारी शिफ्ट कर दें। तो इस तरह तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दीज बिल्डिंग्स आर मेंट फॉर सर्टेन पर्पसेस और उन पर्पसेस से अगर आप इनहराफ करेंगे तो फिर वो आई डोंट थिंक सो कि वो आइन की कानून की मंशा भी है, एंड एट द सेम टाइम उसके साथ कोई लीगल सैंक्शन एसोसिएटेड रहेगी अगर वो इस किस्म का इजलास करेंगे। सही। और कल जो इजलास होना है ऐवान इकबाल के अंदर वो डेफिनेटली अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि डेप्यूटी स्पीकर उसकी सदारत करेंगे। तो स्पीकर के होते हुए डेप्यूटी स्पीकर सदारत कर सकते हैं। वो सर्टन सिचुएशंस के अंदर तो ठीक है कि अगर स्पीकर मौजूद नहीं है या उनके खिलाफ कोई तहरीके अदम एतमाद की कोई मोशन चल रही है तो उस सूरत में तो डेप्यूटी स्पीकर कर सकते हैं। इस वक्त उस तरह की सिचुएशन भी नहीं है। क्या इस टाइम पे पॉसिबल होगा कि डेप्यूटी स्पीकर करें सदारत? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है जी। एक जो हाउस के स्पीकर के साथ इम्पार्शियलिटी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डिप्टी स्पीकर से इसलिए इजलास करवाया जा रहा है कि वो उनकी मंशा के मुताबिक उस इजलास को चलाएंगे, सो ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रलिटी तो उससे साइड पर हो जाती है। और दूसरी बात, इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इन हिज एब्सेंस कोई और कर सकता है, या जब वो मौजूद नहीं है या किसी और को आगे डेलीगेट, तो ये उनकी मौजूदगी में गवर्नमेंट जबरदस्ती जो है वो डिप्टी स्पीकर बड़ा क्लियरली कर रही है कि डिप्टी स्पीकर हैं, ही इज इन कहूट्स विद द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट चाहती है वो करना चाहते हैं। दिस इज नॉट व्हाट दिस ऑफिस इज मेंट फॉर। इस ऑफिस का जो तकाजा है, इस ऑफिस का जो तकद्दुस है वो इससे कहीं ऊपर है, और वो स्पीकर पंजाब असेंबली जो भी हो, इस वक्त रोज़लाई साहब हैं, वो उन्हीं को ही करना है। और जब उनकी एब्सेंस हो फॉर सम रीजन जो कि जेन्युइन और लेजिटिमेट हो, तो फिर वो शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जा सकती है। और इस वक्त स्पीकर ने भी इजलास मुलतवी कर दिया है कल तक के लिए। अगर एक तरफ ऐवान के अंदर इजलास हो रहा हो और एक तरफ हम देखें कि ऐवान इकबाल के अंदर इजलास हो रहा हो, आईनी कौन सा इजलास होगा? एक्चुअली तमस्खर जो है ना जी, वो उड़ाया जा रहा है उस डेट से, जिस डेट से सबसे पहले ये इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के बाद फिर जो सारे आगे अवामिल है जिनकी हमने डिस्कशन आपके प्रोग्राम में भी कई दफा की है, आई थिंक ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी आइन से भी इनहराफ है और जो लीगल प्रोसेसेस प्रिस्क्राइब्ड हैं उनसे भी इनहराफ है। और मैं अदालत से बहुत एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पर केसेस पेंडिंग है, इस केस को डिसाइड करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को जो डिसिडेंट्स हैं उनका बैठना या उनका वोट करना, इन सारी चीजों को जो है अदालतों को रखेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया। अहमद पंसौता साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ कानूनी निकात उसके बारे में वो ज़रा तफसील से बता रहे थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सी जो कार्रवाई है ऐवान की वो आइनी होगी, कौन सी गैर आइनी होगी। हमें जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ज्वाइन कर लिया। चीमा साहब, आगाज़ में आपसे ही करती हूँ। सबसे पहले तो सर, बजट और मुकदमात या फिर आईजी को तलब करना, चीफ सेक्रेटरी को तलब करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सर, ये मामला सिर्फ हुकूमत का तो नहीं है ना, ये पंजाब की आवाम का भी है कि बजट पेश होना चाहिए सो दैट अगले साल के लिए जो भी करना है, जहाँ जहाँ पर बजट अलॉट होना है, जिन जिन महकमों को उनको हो अलॉट हो। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ये रोका जा रहा है मुख्तलिफ मुतालबात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर जो आपके इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से इस इजलास को अभी तक पेश ही नहीं हो सका बजट। तो सर, आपको लगता है ये ठीक है? अच्छा आयशा, आप मुझे जानती हैं? जी सर, जमशेद इकबाल चीमा साहब। अच्छा, मैं कैसा आदमी हूँ? सॉरी, मैं कैसा आदमी हूँ? कितने क्राइम किए हुए मैंने, कितने मतलब आप कह लेंगे मैंने कानून तोड़े हुए हैं, कितने कत्ल किए हुए हैं, कितने अगवा किए मैंने? सर, ये जवाब जो है ये इसका आप ही बेहतर दे सकते हैं। बहरहाल हम लोग तो वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो टीवी पर आ रही होती है, लेकिन अगर आप यही बात करेंगे ना तो फिर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं ना वो भी यही कहते हैं कि हमने कौन से जराइम किए हुए हैं, अदालतों में कौन सी चीज़ें साबित हुई हैं।
सुन लेना जरा मेरी बात। अगर मुझे बुलाए बारी दे देना मुझे प्लीज। ये बड़ा मसला है कि हमें लोग बारी भी नहीं देते, बुला लेते हैं बारी नहीं देते हमें। बारी दी तो दी आपको, प्लीज सुन लेना। अच्छा मैं कहता हूँ मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 3 पर्चे हैं। मेरी वाइफ को भी आप जानती हैं, उनके ऊपर भी दहशतगर्दी के 3 पर्चे हैं। 7 दूसरे नॉर्मल किस्म के क्राइम हमने 7 किए, FIR हैं, और दहशतगर्दी के 3 हैं। अब जो इस किस्म के घटिया किस्म के लोग हैं, जो इतने मुंतकम मिजाज हैं, वो जमहूरियत कौन सी है? इसे आप जमहूरियत कहते हैं? ये कौन सी जमहूरी कदरें हैं, कौन सी जमहूरियत है? अगर मैं ही सेफ नहीं हूँ, क्या ना पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो मैं ही सेफ नहीं हूँ, मैं मेंबर हूँ हाउस का, मैं सेफ नहीं हूँ, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि जी बजट जो है बड़ा अहम है। ये जो आप कह लें कि वो एक अलग बात है, ये अलग बात है। भाई बजट, जिन लोगों ने बजट पास करना है, जिन लोगों को, जो लोग अवाम की नुमाइंदगी करोड़ों वोट लेके आए, 12 करोड़ के सूबे में से वो 6 करोड़ वोट लेके आए, जो जीत के आए वहां से, उन लोगों को पे आपने दहशतगर्दी के पर्चे किए हुए हैं। उन लोगों पे एक ऐसा क्रिमिनल छोड़ा हुआ है कि जिसकी अपनी पार्टी के इल्जाम में उसने 20 कत्ल किए हुए, 22 कत्ल किए हुए हैं। आप सुबह दोपहर शाम सारा दिन उन्हें अदालतों में रोलते हैं, उनके घरों में चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करते हैं। हमारे घर में 14 घंटे पुलिस रही, हमारे घर में 14 घंटे पुलिस रही। फिर जब वहां पे आप जैसे लोग जब बोलते नहीं है, बात नहीं करते, और हमें कहते हैं कि ये आप गलत नहीं कर रहे, हमें अफसोस होता है कि आपका मीडिया ने करना क्या है। नहीं सर, ये गलत बात है। इसके ऊपर मैंने अपने शो के अंदर बहुत आवाज उठाई है कि ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है, तो ये तो इल्जाम आप ना देना। अब जिन लोगों ने एक ऐसा बंदा जिसका अभी आप पहले चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, जिन लोगों ने उसका हुक्म माना है, उसका हुक्म मान के असेंबली के अंदर पुलिस गई, उन्होंने वहां तशद्दुद किया औरतों पे, वहां तशद्दुद किया MPS पे, उन लोगों को ईवान में आके क्यों माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो मुकद्दस गाये हैं, वो क्रिमिनल है, बदमाश है, वो बादशाह है उस मुल्क के, वो क्यों माफी ना मांगे? वो क्यों जेल में न जाए? उनके घर में क्यों ना जाया जाए? उनका घर ज्यादा मुकद्दस है? IG के घर को क्या है? चीफ सेक्रेटरी के घर को क्या है? चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे? क्यों माफी नहीं मांगता? क्यों हमजा शहबाज चाहता है कि वो माफी ना मांगे? बजट बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईवान के अंदर गैर कानूनी दाखिल हुए, आप एक ऐसे क्रिमिनल, ऐसे गैर कानूनी आदमी की हुक्म मान रहे हैं जो वज़ीर आला है ही नहीं, जो इलेक्ट नहीं हुआ था, जिसके पास अक्सरियत नहीं थी, जिसने हलफ नहीं उठाया था, उसके कहने पे आप तशद्दुद कर रहे हैं लोगों पे, उसके कहने पे आप चादर और 4 दीवारी का मुसलसल पामाल कर रहे हैं, उसके कहने पे आप पार्लियामेंटेरियन पे आप दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं, और फिर हमें भाषण दे रहे हैं जमहूरियत के, जमहूरी कदरों के, रवादारी के, और मीडिया हमसे पूछा है कि सर आप तो बिल्कुल उस बात पे से कंफ्यूज कर रहे हैं। सही, पहले आप मुझे बताएं, पहले होनी कौन सी चाहिए? पहले कौन सी बात होनी चाहिए? ये मुझे तरतीब आप बता दें, मैं वही मान लेता हूँ। ठीक है सर, अगर आप आईन ही मानते ही नहीं है, आप इनको वजीर आला ही नहीं मानते, इनकी हुकूमत को नहीं मानते, तो सर पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे दें आप लोग, जैसे कौमी असेंबली से दिए हैं वैसे यहाँ पर भी दे दें। वो जो मुनासिब होगा हम कर लेंगे, मैंने आपके कहने पे नहीं देना। मुझे मेरा सवाल ये है कि आपको बजट की फिक्र है, आपको मेरे घर के तकद्दुस की फिक्र नहीं है, मेरे साथ जो गैर कानूनी हो रहा है, मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मुझे डंडे मारे जा रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है, उस पर आप आवाज नहीं उठाते। नहीं सर, ये गलत बात है। अगर आपने नहीं सुना जिस वक्त आवाज उठाई गई है मीडिया की जानिब से, तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मज़र इकबाल चौधरी साहब भी हमारे साथ, आपने उठाई होगी, मुझे उनको भी शामिल 90% की बात कर रहा हूँ, 80% की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह बात को ट्विस्ट किया जाता है, ऐसे बात ट्विस्ट की जाती है जैसे मैं जालिम हूँ, और जो मारते हैं वो सर प्लीज सर थोड़ी लैंग्वेज प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे सर प्लीज लैंग्वेज सर, दहशतगर्दी के पर्चे हैं सर, इस तरह की बात ना करें, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपका मौके जानने के लिए। कोई आता है तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं क्रिमिनल कहूंगा, बदमाश कहूंगा उसको। अच्छा सर, मज़र इकबाल चौधरी साहब भी है, जान लेते हैं ना, हमारे साथ मौजूद है ना, दूसरी जमात के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, साथ ही मौजूद रहिए। मज़र इकबाल चौधरी साहब, स्पीकर के पास इस्तेहकाक है कि वो सेक्रेटरी को भी बुला सकते हैं, IG को भी बुला सकते हैं, लेकिन अगर एक जिद ऑपोजिशन ने लगाई हुई है तो हुकूमत ने भी तो एक जिद लगाई हुई है ना कि इन लोगों ने पेश नहीं होना है। देखिए, ये चीमा साहब बहुत जज्बाती हो रहे थे, वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे जो इन्होंने असेंबली के अंदर हल्लड़बाजी की, और टोटल जो है उसको जो है वो सीज किया हुआ है, जो उसको
अपने घर की जो है लॉन्ड्री बनाया हुआ है और उसके प्रेमिसेस को चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो अपनी ज़ाती जागीर समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके सारे मुलाजमीन को और सारे जो है सेक्रेटरीज को वो जो है वो अपनी डायरेक्शंस देते हैं। कानून की आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई और चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शन के ऊपर जो इन्होंने जो है वो परवेज इलाही साहब ने जिस तरह डिप्टी स्पीकर साहब को वहाँ पर इनकी ख्वातीन ने और इनके मेंबरान ने उनको बालों से पकड़कर बाहर निकाला, फिर स्टेज पर कब्जा कर लिया, फिर वहाँ पर नोटे रख के ये बैठे रहे, फिर जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स पर वो जो है इलेक्शन हो रहा था और डिप्टी स्पीकर को ये ड्यूटी तावीज़ की गई थी कि आपने वो इलेक्शन करवाना है, और वो आए हैं और उनकी असिस्टेंस के लिए हाई कोर्ट ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी और सारे अदारों को हदायत दी थी कि आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे। अब आप जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस को और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोकेंगे, आप जो है वहाँ पर फिर जो हुआ सारे मीडिया ने सारी दुनिया को दिखाया कि किस तरह उन पुलिस फिर डिप्टी स्पीकर को जब असेंबली के अमले ने उनको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया और वहाँ पर उनकी किसी डायरेक्शन को मानने से इनकार किया, तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स को बरोएकार लाते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को ऐवान में बुलवाया और उस पुलिस ने सिर्फ उनके डाइस का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आई और फिर जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद की इंतहा कर दी, वो वीडियोस आपके सामने हैं। फिर परवेज इलाही साहब ने सर वीडियोस वो भी सामने हैं जो सर पीटीआई के लोगों पर या काफ लीग के लोगों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो वीडियोस भी तो सामने आई थी ना, उनका भी जिक्र कर दें साथ साथ। बहुत बात की बात है ना, आप इसके तनाज़ुर में जाए ना कि गैर जमहूरी लोग जिनका ना कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव है, ना वो इलेक्ट्रिक प्रोसेस का कभी हिस्सा रहे, ना ये जो है दहशतगर्दी के पर्चे क्या हमारे मेंबरान पर इन्होंने नहीं किए? क्या नैब के केसेस और एफआईए के केसेस हमारे मेंबरान पे नहीं थे? क्या उनकी चादर और चारदीवारी को इन्होंने तोड़कर अंदर दाखिल नहीं होते थे? क्या उनकी औरतों को ये जो है वहां पर सीज नहीं करते थे? इन्होंने अपने पौने 4 साल दौर में जो जुल्म सतम की दास्तानें रकम की हैं, क्या वो आपके सामने यानी नहीं है? सर जो उन्होंने किया वही आप लोग कर रहे हैं। प्रूव नहीं हुआ, लोगों पे 10-10 नैब जो उन लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में किया, आप लोग भी वही कर रहे हैं। आप ये देखें, आप साहब मेरी भी सुन लीजिए ना, मेरी भी सुन लीजिए ना। पहली दफा इन मुकदमात का सामना सर मेरी भी सुन लेना, मेरा भी सवाल सुन लें। असेंबली के आप ये देखें सर, मैं ये कह रही हूँ कि जो चीमा साहब की बातें सुनिए सर, मेरे ख्याल से मैंने आपकी चीमा साहब से ज्यादा तहम्मुल से बात सुनी है। मैंने तकरीबन 1-2 मिनट के बाद जाके आपसे सवाल किया। आप टाइम नोट कर लें, जितना चीमा साहब ने लिया है उतना ही वक्त मैं लूंगा, क्योंकि असल चले पहले आप कंप्लीट कर लें, एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। कर लें, कंप्लीट कर लें, पहले कंप्लीट कर जो है इन्होंने असेंबली को फिर इन्होंने वही जो चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शन थे उसको इन्होंने फिर पेंट किया, फिर उन्होंने अपने खिलाफ जो अदम एतमाद थी उसको किस तरह उन्होंने जो है वो उसकी जो है उसको बार बार पोस्टपोन करते रहे और उसको फिर एक दिन उन्होंने रात के 12 बजे इजलास करके और उसको जो है तहरीक को वो जो है रिजेक्ट कर दिया। आप उसको देखें कि ये लोग इस पॉलिटिकल प्रोसेस को फेल करना चाहते हैं। हमने क्या जुल्म किया है कि एक जमहूरी तरीके से नेशनल असेंबली से और प्रोविंशियल असेंबली से इनको आउट किया है। हमने कुछ धरने दे के या इनको गिरबान से पकड़ के तो नहीं निकाला, हमने एक जमहूरी तरीके से इनको जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आउट किया है। ना ये अदालत की मान मानते हैं। क्या इनके गवर्नर पे और प्रेसिडेंट पे आर्टिकल 5 नहीं लगा? क्या इनके गवर्नर पर और प्रेसिडेंट पे आर्टिकल 5 नहीं लगा? और अभी भी ये जो हरकत कर रहे हैं कि वो आर्टिकल और 5 और 6 के जुमरे में नहीं आती। मैं ये इस तरह की गुफ्तगू चीमन साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत ठीक है, सीनियर ठीक है। मुजाहिद बरेली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, वो बह गए हैं चौधरी साहब हमारे साथ, मुजाहिद बरेलवी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बरेलवी साहब, 2 दिन हो चुके हैं पंजाब का बजट पेश नहीं हुआ। एक तरफ हुकूमत भी जिद पे अड़ी हुई है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो भी कहती है जब तक मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं होंगे तब तक हम बजट पेश नहीं करने देंगे। किस पर आप समझते हैं, किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है इस डिले की, बजट पेश ना होने की, हुकूमत पर या ऑपोजिशन पर? देखिए, एक तो माजरत के साथ मैं बड़ा
आप सीनियर और सीजन सहाफ़ी बल्कि एंकर हैं, तो जब आप एक पीटीआई या नून लीगों को जब बुलाती हैं और फिर हम जैसे लोगों को बुलाती हैं जिनसे चाहे इकबाल भाई हों या चीमा साहब हों, इनसे भी ताल्लुक खास है, और हम कोई पार्टी बनने की कोशिश नहीं करते। और बदकिस्मती ये है कि जो आज पाकिस्तान में अब सियासत विद ड्यू रिस्पेक्ट ना हमारे चौधरी साहब, इकबाल चौधरी साहब के हाथ में रही है, न पीटीआई के न पीपी के। अब सियासत जो है वो उन लोगों के पास चली गई है कि वो बड़े मजे में जो बैठकर एंजॉय कर रहे हैं जब सियासतदान एक दूसरे से दस्तों गरेबा होते हैं। तो एक तो ये कि मुझे एक अच्छा नहीं लगता, और ये मेरे ख्याल में पीटीआई और नून लीग को और आइंदा पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये समझना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि एक दूसरे से मुखालफत करें, इंतखाब में भी, सड़कों पर भी। लेकिन इससे हमेशा पाकिस्तान में हमने देखा है कि थर्ड फोर्थ फायदा उठाती है, बल्कि उसके पीछे होती है। अब यही देखिए ना, चीमा साहब मेरे काबिल एहतराम है, जब 25 एमएनए इनको छोड़कर चले गए थे, जब मेरे एमकेएम के भाई छोड़ के चले गए थे, जब बाप चले गए थे, जब मुफ्ती मैंगल चले गए थे, ये अपना मैंडेट हो चुके थे। उसके बाद मेरे लिए काबिल एहतराम इमरान खान को चाहिए था कि वो असेंबली डिसॉल्व करते, नए इलेक्शन की तरफ जाते। इसी तरह ये जो मेरे नून लीग के मोहतरम दोस्त कह रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो 174 वोट हैं ये इनके नहीं हैं। जिन दो वोटों पे उनकी हुकूमत कायम है, इन्हें जरदारी साहब चौधरी साहब के घर से लाए, एक को दुबई से लेके आए, एक बेचारा वजीर जो जेल में था फिर वापस कर दिया। 5 बाप के हैं, 7 एमएनए के हैं, ये इनका मैंडेट नहीं है। आज खत्म हो सकता है, कल खत्म हो सकता है, फिर ये कैसे 1.5 साल रह सकते हैं? जिस तरह इमरान खान को ये राइट नहीं था कि जब वो मैंडेट अपना खो चुके थे 25 मुनहरिफ अरकान के बाद और अपने साथियों के साथ, इस तरह आज जो नून लीग हुकूमत कर रही है ये इनका अपना मैंडेट नहीं है। जमहूरी मुल्कों में यही होता है कि उसके लिए आप इलेक्शन में जाते हैं नए मैंडेट के लिए। इन्हें 1.5 साल नहीं है। जिस दिन तहरीक-ए एतमाद पास हो गई थी इमरान खान के खिलाफ, और वाकई सही जेन्युइन पास हुई थी, उसके बाद, और मैं जानता हूँ, इकबाल भाई जानते हैं कि मेरे जरा ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने इसलिए बुलाया था, उनका यही कहना था कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाकर नया मैंडेट लेना चाहिए। और उसके बाद बड़े बड़े जब वजीर आजम लंदन गए थे जी, और नहीं वही नहीं गए थे, लेकिन फिर मैं जब जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गया तो उन्होंने कहा हमने मियाँ साहब को समझाया, और उन्होंने समझाया, और मियाँ साहब जरदारी साहब उन्हें समझाने में कामयाब भी हो गए। तो आज जो सूरत हाल है, और अब ये जो 1.5 साल नहीं बल्कि मेरे जराए तो ये कहते हैं ये 2.5 साल तक रहना चाहते हैं, और इसलिए कि कहते हैं जी मुल्क क्राइसिस में है, श्रीलंका ना हो जाए। और पार्लियामेंट के जो अभी रूल्स हैं, मुझे अभी बताया जा रहा था, इस बात की इजाजत देता है शायद कि 1 साल तक पार्लियामेंट और आगे बढ़ सकती है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि जो हमारे नून लीग और पीटीआई के लोग दस्तों गरेबा हैं, ये ना समझें गेम अब तीसरे वो गेम प्लानर के पास है, वो तय करेंगे इलेक्शन कब होंगे, क्या होगा। और यकीनन चीमा साहब और इकबाल साहब जानते हैं, मैं वो एंकरों में नहीं हूँ जो इस्लामाबाद में बैठे हुए माशाल्लाह बड़ी बड़ी जिनकी कोठियां हैं और वीगो गाड़ियों में आते हैं और कहां से पार्टियां बन गए हैं। मैं कभी पार्टी नहीं करता, आपको इल्म होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं बड़े दीवाना अंदाज में अपने दोनों मोहतरम दोस्तों को कहूंगा, एक दूसरे से दस्तों गरेबा होकर ये सोचें अपनी क़यादत को कि हमें बड़ी बड़ी बहुत ही सफाकाना तरीके से धकेला जा रहा है कि पार्टियां आपस में लड़ी बैठी रहें और इस्टेब्लिशमेंट आराम से इसको एंजॉय करती रहे। ठीक हो गया। तो सर ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फिर मुतालबा है इलेक्शन का, फौरी इलेक्शन का, तो फिर ये तो ठीक मुतालबा है ना कि फौरी तौर पर आवाम के पास जाएं, फ्रेश मैंडेट लेकर आएं, लेकिन ये होने नहीं दिया जा रहा। और आप यही कह रहे हैं कि इत्तलात यही है कि फिलहाल इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा। आप जब के 25 एमएनए उनको छोड़ बैठे थे, उनको क्या इल्म है? इमरान खान जहांदीदा सियासतदान हैं, मैं भी चीमा साहब जानते हैं, मेरा उनका ताल्लुक बड़ा जाती तौर पर भी 15 साल से है। जब 25 एमएनए रहे थे उनको नहीं पता था, फिर वो क्यों गए एक वोट के लिए मुफ्ती के पास, फिर वो क्यों गए 4 वोटों के मैंगल के पास, फिर वो क्यों आए बहादुराबाद के पास 7 वोटों के लिए, फिर बाप के एक बंदे के पास क्यों गए? मैं ख्याल इतना जरूर पड़ता था। और मेरा ये ख्याल है शायद कि एक टेलीफोन कॉल थी शायद पेशावर से आने वाली थी, जिसपे वो मुंतजिर जिसने उन्हें रोका हुआ था कि नहीं अभी आप बैठे रहिए, आपको मदद मिल जाएगी, वरना इमरान खान
अब शायद वो रियलाइज कर रहे हैं और इसीलिए अब लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जा रहे कि उनके साथ धोखा हुआ, उनको ट्रैप किया गया, मैं तो ये कहूंगा। वरना जिस दिन उनके साथ 25 लोग छोड़ के गए थे और उनके इत्तेहादी छोड़ के गए थे, उस दिन इमरान खान साहब के इख्तियार का दिन खत्म हो चुका था। सही, ठीक हो गया जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, पीटीआई का मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए और आगे जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात है उनमें भी आप हिस्सा लें, लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की है। इसी इलेक्शन कमीशन ने वो ज़िमनी इंतखाबात भी करवाने हैं। तो सर, पहला मेरा सवाल ये कि आप फिर उन नताइज को मानेंगे कैसे, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह से तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब ने कल कहा कि ये धांधली करवाई जा रही है, लोगों के वोट इधर उधर किए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने बात की है, मैं रिपीट किए बगैर उनकी काफी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो है ना खास होना कि अकलियत जो अक्सरियत पे हुकूमत करे, या मैं पॉपुलर अगर नहीं भी हूँ तो मुझे कोई मदद करे और मैं हुकूमत करूँ, ये खास जो है इसने बड़े लोगों को मरवाया है और किसी को भी तारीख में इज्जत नहीं मिली इसकी वजह से। तो इस बात को या इस बात पे इसरार जो है ये ठीक नहीं है। ये जो इस वक्त बात डॉक्टर मदर साहब बड़े मतलब आप कह लें कि कूल माइंडेड आदमी है, लेकिन इन्हें डॉक्टर साहब के साथ शरीक कभी हुआ नहीं कि आपके घर में 14 घंटे पुलिस रहे कि और मतलब आपके दहशतगर्दी के 6 पर्चे हों। ये कभी भी जवाब नहीं किसी भी बात का। डॉक्टर मजहर साहब हैं या ये देखें कि इनके पास कितने लोग हैं इस तरह के जो शरीफ हैं और किसी में पर्चा हुआ, नैब में हुआ हो, किसी में FIA में हुआ हो, किसी के दहशतगर्दी का हुआ हो। भाई आपके अगर कोई 1 या 2 बंदे और उनका बाकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उन पे कोई 80-90% चीजें ठीक है। आपने PTI के शरीफ से शरीफ लोगों पे पर्चे किए हैं और उनका कोई कसूर नहीं है, कोई किसी किस्म का वो लोग तो इशारा नहीं तोड़ते जिन पे आप दहशतगर्दी के पर्चे दे रहे हैं। उन्होंने पंजाब असेंबली में जाके क्या किया था? अरे डॉक्टर यास्मीन राशा से पंजाब असेंबली में क्या किया गया? मैं तो पंजाब असेंबली में जाते नहीं हूँ, मैंने क्या किया? मेरी वाइफ ने वहाँ क्या किया? ठीक है, वहाँ पे आप 17 लोगों को आपने मार किया हुआ है। 17 लोगों की लिस्ट देखें, फिर उसके बाद 10 लोगों की लिस्ट देखें, वो कौन है लोग? उनमें मुझे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा एक भी दिखा दे, कोई एक बंदा उनमें क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला दिखा दे मुझे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के घर में नासिर जावेद ने क्या किया था? वलीद इकबाल ने क्या किया था? इन बातों को आप जस्टिफाई करेंगे। इन बातों को जब आप जस्टिफाई करते हैं तो बंदा छोटा हो जाता है। पार्लियामेंटेरियन होना, पब्लिक का नुमाइंदा होना बड़ी इज्जत की बात है। इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि आपको अवाम आपके हाथ में अपनी किस्मत दे दे, अपना नुमाइंदा मुंतखब कर लें, ये छोटी बात है। वो हम जैसे लोगों को लीडरों की जाके खुशामद करना, उनके हर बुरे से बुरे एक्शन को आप पहले डिफेंड करना, किसी क्रिमिनल किस्म के क्रिमिनल एक्ट में मुलव्वस IG के एक्ट को डिफेंड करना, किसी चीफ सेक्रेटरी के गलत काम को डिफेंड करना, इट डजंट मेक सेंस। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट है डॉक्टर साहब का हो या किसी और का हो ये शरीफ लोगों पे बड़ा मुश्किल टाइम है। इस तरह का काम तारक साहब जैसे लोग, राना सनावला जैसे लोगों वो तो कर सकते हैं या इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, ना किया करें। इस बात को किसी जगह डिफेंड नहीं किया जा सकता। और ये आप कह लें कि ये बात बरेलवी साहब की बात के सामने रख के कंटेक्स्ट में देखें तो समझ आ जाती है कि ये इनको लाया कौन है। शहबाज शरीफ साहब को मतलब आप कह लें कमजोर तरीन और एक कंप्रोमाइज किस्म का वज़ीर आज़म समझ के लाया गया। फिर उनके बेटे को ले आया वज़ीर आला जिसके पास अक्सरियत नहीं थी। तो यहाँ से जमहूरियत का जनाजा पड़ा गया। कौन सी जमहूरियत अब इस वक्त कि जहाँ पे बैठ और कहा गया क्या ख्याल है कि हमजा शहबाज के कहने पे आईजी ने किया है, ये सारा कुछ किया, ये डंडे मारे हैं। भाई कहने वाले हुकूमत उनकी है। इस वक्त जितनी इसकी वजह से महंगाई हुई है और क्रिमिनल पीछे और बैठे हुए, इस सारी साजिश के ताने बाने पे और बुन रहे, हुकूमत किसी और की है। तो सर फिर सवाल वही ना मुजाहिद बरेलवी साहब का कि जब सब जानते हैं कि कौन ये कर रहा है तो फिर सियासतदान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखें, मैं यही कह रहा हूँ, ये बात जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी बेसिकली हुकूमत की है। हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अगर पर्चा दे के, मेरा नाम जमशेद चीमा है, मैं जिस तरह जमशेद बोलता हूँ उससे ज्यादा जोर से चीमा बोलता हूँ, मुझे पर्चों से कौन डरा सकता है? भाई मेरा एक खानदानी बैकग्राउंड है, मेरे बड़ों की एक बैकग्राउंड है, मुझे पर्चों से कोई डरा सकता है? ये कौन सा तरीका आपने तलाश किया हुआ है कि आज के दौर में पर्चे से डरा लेंगे, किसी पे दहशतगर्दी का पर्चा करा लेंगे और डरा लेंगे? तो ये नहीं होता। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो जमहूरियत होती फ्री एंड फेयर है। जमहूरियत का तो स्टार्ट ही फ्री एंड फेयर से होता है। तो आप इलेक्शन के प्रोसेस को पोल्यूट ना करें।
इलेक्शन के प्रोसेस को पोल्यूट करके आप नफरत का शिकार हो जाते हैं। इलेक्शन के प्रोसेस को पोल्यूट करके आप कभी देखें, आज का हमजा शहबाज जो है ये उस तरह का वज़ीर आला नहीं है जिस तरह का शहबाज शरीफ वज़ीर आला था। शहबाज शरीफ में और हमजा शहबाज में फर्क क्या है कि शहबाज शरीफ की वजारत आला का या उसके मैंडेट को माना जाता था, हमजा शहबाज के मैंडेट को माना नहीं जाता। इस वक्त शहबाज शरीफ उस तरह का वज़ीर आज़म नहीं है जिस तरह का नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। नवाज शरीफ के मैंडेट को माना जाता था, शहबाज शरीफ के मैंडेट को माना नहीं जाता। आप उस वक्त तक नहीं होते हुक्मरान जब तक आपके मैंडेट को अपोजिशन ना माने। तो आपने इस प्रोसेस को फ्री एंड फेयर रखना है, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखना है। इस प्रोसेस में पर्चा, इस प्रोसेस में दहशतगर्दी, इस प्रोसेस में तशद्दुद, इस प्रोसेस में गिरफ्तारियां, भैया कौन से काम लगे हुए आप? कौन सा काम कर रहे हैं? और आप बजट की बातें करते हैं। जब आप इंसानों के साथ प्ले करेंगे, इंसानों की जिंदगियों के साथ प्ले करेंगे, पार्लियामेंटेरियन के साथ प्ले करेंगे, और फिर आप बजट भाई आप कितना बेवकूफ बना लेंगे? हम बच्चे हैं कोई? हमें कौन सा भाषण आप दे रहे हैं? हमें कौन सी गोलियां खिला रहे हैं? किस लाख की बच्चे के पीछे लगा रहे हैं? सही, ठीक है। यहाँ पे बजट में क्या है? बजट में महंगाई के अलावा है क्या? ठीक है चीमा साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो आप जानेंगे मजर इकबाल चौधरी साहब से। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मजर इकबाल चौधरी साहब, चीमा साहब जो बात कर रहे थे कि हुकूमत को दिल बड़ा करना होता है, ठीक है। एक तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म मिसाक़ी मईशत की भी बात करते हैं, मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं, मुख्तलिफ रहनुमा हुकूमत के आते हैं और कहते हैं कि हमें मिलकर बैठना चाहिए मुल्की मामलात को हल करने के लिए। लेकिन फिर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान को, उनके जितने रहनुमा है PTI को, उनको गिरफ्तार करना है। तो सर ऐसे कैसे होगा कि एक तरफ आप दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएं, दूसरी तरफ आप कहें कि जी हम मुज़ाकरात की ऑफर भी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं मुजाहिद बरेलवी साहब का मुझे नहीं मालूम था कि वो भी शरीके गुफ्तगू हैं। ये मेरे लिए बड़ी बाइस इफ्तिखार है ये बात कि वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। बरेलवी साहब ने एक बात कही कि जो है शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मैंडेट नहीं है उनके पास और वो अब इलेक्शन में उन्हें जाना चाहिए। तो सर यही मैंडेट के साथ इमरान खान साहब 4.25 साल हुकूमत करते रहे, यही इत्तेहादी उनके साथ थे, उनका भी तो क्लियर मैंडेट नहीं था। अगर आज शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? वहाँ पर तो मुनर्रफीन ने वोट भी नहीं डाले, वहाँ पर तो सिर्फ एलाइज ने जो है वोट डालकर एक हुकूमत की बुनियाद रखी। और फिर वहाँ पर भी जिस तरह उस प्रोसेस को रोकने की कोशिश की गई, स्पीकर से लेके उनके डिप्टी स्पीकर ने जो हरकत वहाँ पर की और जिस तरह उसे बाजीचा इत्तेफाक बनाया पूरी नेशनल असम्बली को, और जो जागसाई वहाँ पर हुई, और फिर जिस तरह कोर्ट के दरवाजे खोले जिस पर भी इतराज़ किया गया, और फिर अदारों पर उंगलियां उठाई गई। और आपके मुताबिक आप जैसे कहते हैं कि जो है हमने कहा था कि वोट को इज्जत दो, ये कहते हैं कि हमें आज़ादी दें, हम कहते थे हमें क्यों निकाला, और ये कहते हैं कि हमें क्यों नहीं बचाया। तो पॉलिटिशियंस को मैं बिल्कुल कहूँगा, और जमशेद चीमा साहब ने बहुत ही अच्छी बात की, और पहले तो मैं बिल्कुल बहुत ही अफसुर्दा हूँ कि उनके घर पर अगर इस तरह की कोई हरकत हुई और वहाँ पर जो है वो 14 घंटे अगर पुलिस मौजूद रही तो उसको पूरी तरह कंडेम करना चाहिए। और इस तरह के हालात जो है, एक ऐसे लोग जो कि बड़े जो है बैलेंस किस्म के लोग जो हर पार्टीज का एक सरमाया होते हैं और कोशिश करते हैं कि एटमॉस्फेयर को जो है वो बैलेंस्ड रखें और मुतवाज़न रखें और इज्जत व एहतराम बाहमी रवादारी को लेकर चलें और सियासत को गाली ना बनने दें। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। और दूसरा ये है कि उस मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए था। बेसिकली मैं जो सारे इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जो जमशेद चीमा साहब भी कहते हैं कि उनके लीडर को भी जिद नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह की वो जिद कर रहे हैं कि वो अपनी कोई बात हार मानने को, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको ग्रेसफुली चलाएं। अगर आपके पास मैंडेट नहीं है, आपके अलायंस से छोड़ चुके, तो आप अपोजिशन में आ जाए। अपोजिशन इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर हम उनको नहीं चलाएंगे, फिर जैसे पंजाब असेंबली में मैं बिल्कुल, चीमा साहब तो पंजाब असेंबली में नहीं आते, मैं आपको उस दिन की अगर उदात बनाऊं तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई पंजाब असेंबली में, पूरे अमले को, पूरे अरकान को, पूरी असेंबली को यरगमाल बनाया हुआ था चौधरी परवेज़ लाई और PTI के ख्वातीन ने स्पेशली। और वहाँ पर उन्होंने, मैं पुलिस की पेशेंस की दाद देता हूँ
जो डिप्टी स्पीकर की प्रोटेक्शन के लिए आए, उनको उन्होंने उनके हेलमेट उतार के, उनके गिरेबान खींच के, मजहर चौधरी साहब, मेरा सवाल ये नहीं था ना, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के मुकदमात। आप बैलेंस अप्रोच की अगर बात कर रहे हैं कि जो अच्छा माहौल रखना चाहते हैं सियासत के अंदर, ये आप ये कल मैं आपको बताता हूँ, कल जब एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें ये बात बिल्कुल तय हो गई कि भाई ये जो है दहशतगर्दी के मुकदमा, इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी असेंबली के फ्लोर पर, तो ये बोलेंगे, अपनी हर चीज बताएंगे, इनके 8 से 10 अरकान ये बोलेंगे, उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा और फिर दहशतगर्दी के सारे मुकदमात, उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी असेंबली में और उनको सबको, जो जिस तरह जमशेद चीमा साहब जिक्र कर रहे थे, उन सबको खारिज किया जाएगा और उसके पीछे जो भी लोग होंगे उनको भी सजा दी जाएगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा और उस वक्त चीफ मिनिस्टर सब तशरीफ लाएंगे। और ये देखिए ना, चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सर चौधरी साहब, दहशतगर्दी के कानून को अगर यही सिचुएशन है कि मुज़ाकरात के जरिए ये मुकदमे खत्म हो जाएंगे तो दहशतगर्दी के कानून को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये आप ये देखिए कि पाकिस्तान की बदकिस्मती से सियासत का ये मिजाज बन गया है और ये बढ़ता जा रहा है कि आपने नैब के केसेस नहीं देखे, किस तरह बनाए गए ब्यूरोक्रेसी पे और किस तरह बनाए गए पॉलिटिशियंस पर, और एक आने की कोई जो है बेईमानी साबित नहीं हुई और हम लोग फिर भी नहीं समझते। और फिर जिस तरह जो है इसी तरह ये जो है पुराने पॉलिटिशियंस पर भी इसी तरह होता रहा। हमें खुद रवादारी के साथ और एक दूसरे के हौसले के साथ इस सिस्टम को चलाना है। और खुदारा ये आप इसके साथ हमेशा तो नहीं आपने इक़्तिदार में रहना। परवेज़ लाई साहब जिस तरह चिपक के बैठे हुए हैं और पूरी पीटीआई को उन्होंने जरगमाल बनाया हुआ है, पहले भी 4.25 साल उन्होंने जरगमाल बनाया पूरे हाउस को और उन्होंने जो है नून लीग को यूज करते थे, अभी इनको फिर जरगमाल बनाया हुआ है और उनका अपना हाल देखें कि अपनी पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करवा बैठे हैं, अपने खानदान को 2 हिस्सों में तकसीम करवा बैठे हैं और वहां पर फिर इनको पीटीआई को समझ नहीं आती। और अभी भी जो जिद है पीटीआई के अरकान में नहीं है, पीटीआई वाले एग्री कर गए थे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उन्होंने ये सारी शर्तें, हम उनकी शर्तों के मुताबिक कल चले हैं। हमने इंतहाई मुआंदाना रवैया रखा, इंतहाई जो है हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे अहमद खान साहब, उन्होंने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ सबको मुखातिब किया, इंक्लूडिंग स्पीकर साहब जिन्होंने ईवान की धज्जियां, जिन्होंने इसका कस्टोडियन का किरदार नहीं किया हुआ था। अब डिप्टी स्पीकर साहब को ये कहते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिजाइड कर सकते हैं, वो तो हमारे वोटों से बने। भाई जब ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर बन जाते हैं तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो जाते हैं। ठीक हो गया चौधरी साहब, मुताबिक करना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चीजों को खुदारा समझे, इस मुल्क के जमहूरी सिस्टम को चलने दें। ठीक है साहब, अपनी पार्टी के आज मैंने आपके बहुत सारे पार्टी अरकान से प्रोविंशियल असेंबली में बात की, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन से बात की, आपकी सीनियर क़यादत से बात की। दे वांटेड कि वो बजट पेश किया जाए, लेकिन परवेज़ लाई साहब अपनी उन सारी बातों का जो कि उन्होंने वहां पर की, तो सर आप लोग भी तो गुंजाइश पैदा करें ना, आप लोग भी तो गुंजाइश पैदा करें। अगेन मेरा वही सवाल कि दहशतगर्दी के मुकदमात आप कर रहे हैं ऑपोजिशन रहनुमाओं पर, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब आप लोग इस जमहूरी प्रोसेस को चलने दें। तो सर जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमात हुए हैं, जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के बाद हम वापस ले लेते हैं, तो सर ऐसे कैसे? ये जमहूरी प्रोसेस ये है। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये जो है जब पुलिस फोर्स और ये अदालत आते हैं और उनके घरों पर जब एक पुलिस को आपने मारा, रात को उसको गोली लगी, तो पुलिस ने रिएक्शनरी होकर फिर ये जो हरकत की। ठीक है ना, ठीक है चौधरी साहब, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। मुजाहिद बरेलवी साहब से मैं यही सवाल करूंगी। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप बात सुन रहे हैं मज़हर इकबाल चौधरी साहब की भी, जमशेद इकबाल चीमा साहब की भी। सर ये जो शिकवा कर रही है इस वक्त की ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि भाई आप हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात करें, उसके बाद कोई सहाफ़ी अगर ये कह दे या कोई रहनुमा आपका ये कह दे कि चलें जी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो बीमार भी हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो उनका नाम निकाल देते हैं। यानी कि आपकी मर्ज़ी होगी तो आप किसी रहनुमा का नाम डाल देंगे, मर्ज़ी नहीं होगी तो उसका नाम जो है आप निकाल देंगे। मतलब दहशतगर्दी के कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त सियासी इंतकाम के लिए। आयशा बीबी, एक तो मैंने पहले भी आपसे कहा था ना, जैसे चीमा साहब और चौधरी साहब, क्योंकि बहरहाल पार्टी के लोग हैं ना,
तो ये जो गुफ्तगू करेंगे वो तर्जमानी ही करेंगे। अब जो मैंने सवाल किया था तो चौधरी साहब बड़े माशाल्लाह क्योंकि बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने खूबसूरत सा मोड़ देकर गुफ्तगू को कहीं और लेके चले गए। हालांकि मैं फिर यही कहूंगा कि चौधरी साहब की पार्टी और ज्यादा जानती भी है, और मैं अभी बहुत यकीन से कहता हूँ, और चौधरी साहब को पता है कि थोड़ा सा मैं सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से बहुत सारे जराए से जानता भी हूँ। इसीलिए एक हफ्ते तक मियां नवाज शरीफ ने नून लीग की क़यादत को लंदन बुलाया और उनका ये कहना था, और उसके बाद मैंने कहा ना जब आपसे पहले भी कि जरदारी साहब ने को समझाया कि आप नया आए, ये जो एक बार बार कह रहे हैं, ये जो 2 वोट है ना, ये 2 वोट के लिए जरदारी साहब अभी भी लाहौर गए। एक वोट जो है बैठा हुआ है, एक वोट दुबई से लाया गया है, एक वोट बुक्टी का है, जब चाहे पलट देंगे। 4 वोट हमारे, मैं एमकेएम को सबसे ज्यादा जानता हूँ। सबसे पहले जो है ना चौधरी साहब, अगर आप सिग्नल देख लीजिएगा, एमकेएम जब आपसे मुतालबा करने लगेगी सबसे पहले छोड़ने वाले वो होंगे। तो आप ये जो 1.5 साल या 2.5 साल का प्रोग्राम बना रहे हैं कि आप हुकूमत में रहेंगे, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं माशाल्लाह कि ये कौन लोग हैं, किनकी कॉलों का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए नून लीग जो बहरहाल एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, मियां शरीफों ने जद्दोजहद कुर्बानी करके अपनी बरकरार रखा है, उनको नए मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। और फिर मैं रिपीट करूंगा, जिस तरह इमरान खान साहब को जब उनको उनके साथी छोड़ बैठे थे, इत्तेहादी छोड़ बैठे थे, नए इलेक्शन की तरफ जाना था। और मैं फिर यही कहूंगा चौधरी साहब जैसे, और ये मैंने कहा इनकी शायद इसलिए मजबूरी है कि ये पार्टी डिसिप्लिन में ये नहीं कह सकते कि 1.5 साल नहीं, ये 2.5 साल गवर्नमेंट रखना चाहते हैं। और कौन रखवाना चाहते हैं, चौधरी साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं, चीमा साहब भी मुझसे जानते हैं। गेम प्लानर का कोई और है, बाहर लोग कोई और, ये नहीं कह रहे कोई वाशिंगटन वाला जद्दा वद्दा मामला, लेकिन मैंने कहा दोनों मेरे मोहतरम बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ये जाना चाहते हैं। और बदकिस्मती से क्योंकि ये पार्टी डिसिप्लिन में है, ये उस तरीके से नहीं कहेंगे। ये मसला अगस्त 23 तक नहीं, मेरे जरा ये कहते हैं कि शायद ये उससे भी ज्यादा एक 6 माह आगे जाएं। वरना बेहतर ये था, इमरान खान के लिए मैंने कहा था कि उन्हें उस वक्त छोड़ देना था जब 25 मुनरिफ चले गए थे और साथ छोड़ देते। और चौधरी साहब को जो बैसाखियां ला के दी गई, जो बैसाखियां इमरान खान के पास थी, वही बैसाखियां इन्हें दी गई। तो साहब बैसाखियां है ना, ये एमकेएम बाप और बुक्टी और मैंगल, ये कोई आपके पढ़ा रहे हैं क्या? क्या मैं तालिम इल्म सियासत का, मुझे इनका सियासी पसमंजर नहीं पता? मैं तो तारीख बता दूं इनकी, बल्कि इनके आबा व अजदाद की भी। तो इसलिए मैं मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो 2.5 साल की आप बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब जो ऑलरेडी सड़कों की सियासत कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की एक मरतबा फिर से उन्होंने कह दिया है कि मैं बड़ी जल्दी कॉल दूंगा, तो फिर हम यही सारे मामला, अगर ये 2.5 साल तक हुकूमत चलती है तो यही देखेंगे, यही होता रहेगा? बरेलवी साहब आप सुन पा रहे हैं? जी सॉरी, एक लाइन फिर दोबारा पूछिए। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो 2.5 साल की आप बात कर रहे हैं, अगर हम फर्ज कर लें कि 2.5 साल तक लेकर जाते हैं ये हुकूमत को, तो सर फिर पीटीआई को हम ऐसी ही सियासत करते हुए देखेंगे, सड़कों पे ही देखेंगे, जलसे, लॉन्ग मार्च। आज एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जिक्र कर दिया कि जल्दी तारीख दूंगा लॉन्ग मार्च की। पीटीआई एक हकीकत है, जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी अब कभी वापस नहीं आ सकती, इस बात पर मेरे दो दोस्त मुत्तफिक होंगे, चौधरी साहब भी और चीमा साहब भी। चाहे जरदारी साहब जो भी कर लें, जुनूबी पंजाब कर लें, चले जाएं मखदूम अहमद खून का, गिलानी शिलानी, जितना पीस पार्टी पंजाब में आ सकती, पीटीआई एक हकीकत है। जिस तरह एक जमाने में पॉलिटिक्स प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो, अब आज सियासत में प्रो नवाज शरीफ और या प्रो इमरान खान या एंटी भुट्टो। पंजाब तकसीम है, पंजाब की 60% सीटें हैं। अब मामला पीटीआई और नून लीग का है, और जरदारी साहब एक खूबसूरत गेम खेल रहे हैं, और वो चाहते भी हैं सिंध उनको कोई और मसला नहीं है, वो सिंध चाहते हैं और बलूचिस्तान में एक थोड़ा सा चाहते हैं। और बदकिस्मती से जरदारी साहब के लिए बहुत आसान होता है कि जब चाहें, इस वक्त चौधरी साहब को शायद अच्छा ना लगे, जब चाहें, किस तरीके से संजरानी बन गया सेनेट का चेयरमैन। जी 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 बिल्कुल हार गए। लेकिन मैंने कहा ये दोनों माशाल्लाह क्योंकि सीनियर लोग हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वफादार हैं, ये उस तरह ना कहें। मैं तो नहीं हूँ किसी, ना मैं एंकर उन लोगों में हूँ जो आजकल जो बड़े बड़े चैनलों में बैठे हुए अपनी पार्टी लाइन के एंकर बने बैठे हुए। मैं तो एक बहुत सियासत सहाफत के तालिब इल्म की ऐसे से कह रहा हूँ कि बहुत खतरनाक गेम है।
इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इन दोनों पार्टियों के लिए है कि इलेक्शन वक्त से पहले करा के नए मैंडेट के साथ आए और उसको एक्सेप्ट करवाएं, वरना बहुत पैदा हो रही है। सही। अब चीमा साहब आपसे आखिरी सवाल करूंगी। एक मरतबा फिर से आज इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की बात की है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग लेकर गए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे। अगर इजाज़त नहीं मिलती, हुकूमत एक मरतबा फिर से रोकती है लॉन्ग मार्च को, फिर पीटीआई का क्या लाहमल होगा? देखें, इसमें आप कह लें कि इस मुल्क में सिर्फ एक जमहूरियत को बचाने का या आप कह रहे हैं खुशहाली लाने का या एक मुफाहमत क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि फ्रेश मैंडेट के लिए जाया जाए। फ्रेश मैंडेट के अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा जो उसकी रास्ते में रुकावट खड़ी करेगा वो प्रॉब्लम में जाएगा। और ये जो हाश है ना लोगों की कि जी मैं 2.5 साल और हुकूमत करूँ, 2 साल और करूँ और नीचे एक कमजोर वज़ीर आज़म हो, सारी बुराइयां उसके जिम्मे हों, सारी मौजें मेरी हों, सारी ताकत मेरे पास हो, आपका सुपर वज़ीर आज़म मैं हूँ, इस तरह की ख्वाहिशों वाले लोग कई कब्रों में पड़े हुए हैं। ये ख्वाहिशों से नहीं बनते। ये 22.5 करोड़ का मुल्क है। 22.5 करोड़ लोगों के पास 10 करोड़ अपने टीवी हैं, अपने अखबार हैं। अब कुछ जंग और नए वक्त में लिखे हुए कालम पे नहीं लोग चलते। तो आज की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। आज की दुनिया इसमें कितना कंट्रोल हो गया, किसने बताया कि ये आप कह लें कि रजीम चेंज कहाँ से आया है? लेकिन आज एक मजदूर को भी पता है, किसान को भी पता है। आप रुझान में आप कह लें कि सुई के आखिरी मकाम पे अब चावी में जाएं, वहां के बैठे हुए बलोच को भी पता है कि ये रजीम चेंज कहाँ से आया, ये गवर्नमेंट कौन सी है, कैसे आई है। जब ये पता है तो फिर भाई आप इज्जतदार नहीं रह सकते। आपके पास ही चारा ऑप्शन नहीं है, आपके पास ये लगी अब नहीं रही कि आप ये सारा काम करते रहें। लिहाजा ये नहीं होना। इससे जितनी जल्दी बाहर निकल जाएं, मुस्लिम लीग नून निकल जाए, इनके सहूलतकार निकल जाएं, हम निकल जाएं, नए फ्रेश मैंडेट के लिए चले जाएं, अपने आप पे एतमाद फ्रेश मैंडेट जो है वही हल है मौजूदा मसाइल का। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। कल एक मरतबा फिर से इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।